सो दिस इज अथॉरिटी। ये मैंने आपको अभी सिर्फ अथॉरिटी एक्सप्लेन किया है। अब इसके साथ जुड़ जाता है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। देखिए कैरिज्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है, जैसा कि अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे ना, तो एक तरह से किसी के पास कुछ करिश्माई जो शक्ति होती है, करिश्माई शक्ति इन द सेंस करिश्माई कोई क्वालिटी हो, कोई स्किल हो, कोई ऐसा स्पेशल किसी इंसान के पास कोई स्किल हो, कोई इसके अंदर क्वालिटी हो, उसको बोला जाता है कैरिज्मा। यानी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग आपकी बातों को सुने। क्योंकि देखिए सब में कैरिश्मा नहीं होता। आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं टीच कर रही हूँ तो जैसे जैसे मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करूँगी तो मे भी हो सकता है धीरे धीरे जाके लोग मुझे फॉलो करना स्टार्ट करें। अगर मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि लोग मेरी बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ रहे हैं, दैट इज़ एक स्पेशल क्वालिटी है ना। टीचर का ना पढ़ाने का जो वे होता है वो बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। तो उसी तरह से हम कैरिश्माई अथॉरिटी में देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत ही अच्छा। गांधी है ना, महात्मा गांधी हुए, फिर बुद्ध हुए, इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया। अब आप एक चीज़ देखिए, इनमें कुछ ऐसी खास बात थी कि लोगों ने इन्हें देखा, इन्हें सुना, इनके पाथ को फॉलो किया। इसी तरह से एक और बहुत फेमस थी, दैट इज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भी लोगों ने फॉलो किया। उन्होंने बहुत काम किया था। बेसिकली जो एक तरह की बीमारी फैल गई थी जिसको लेके लोगों के दिमाग में ऐसा हो गया था कि अरे ये तो छुआछूत की बीमारी है, उन्होंने आगे बढ़कर उन लोगों की सेवा की बहुत ज़्यादा। तो मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, ये सब क्या है, ये करिश्माई अथॉरिटी थी इनके पास। यानी इनके पास वो पावर थी, इनके पास वो कैपेबिलिटी थी, इनके पास वो एक डिफरेंट टाइप की स्किल थी जिसकी वजह से लोगों ने इनको फॉलो किया। तो ये तो हुई हमारे पास, ये मीनिंग हुआ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। तो देखिए जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है वो मैक्स वेबर ने, ये मैक्स वेबर की जो बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो आई थी 1922 में, इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि आप ये बताइए इकोनॉमी एंड सोसाइटी में कब बुक आई थी, तो 1922 में आई थी। किसने लिखी? मैक्स वेबर ने लिखी। इस बुक में किस बुक में कैरिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं मैक्स वेबर? तो वो बात करते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने आप लोगों से बात की थी कि देखिए कैरिज्मेटिक अथॉरिटी हमेशा रिलीजन से रिलेटेड हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इज charismatic authority always related to religion? तो आंसर इज नो। क्या है आंसर? ये है आंसर। आंसर इज नो। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी जो है वो हमेशा रिलीजन से रिलेटेड हो, दैट इज़ नॉट, एक तरह से कह सकते हैं हम, नॉट कंपल्शन। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था, किसका? महात्मा गांधी का, दूसरी तरफ बुद्धा और मदर टेरेसा का। आप देखिए, क्या महात्मा गांधी किसी रिलीजन को फॉलो करते थे? नहीं। क्या गौतम बुद्ध? नहीं।
क्या मदर टेरेसा? नहीं। इन सभी ने क्या किया था? मदर टेरेसा ने समाज सेवा की थी, वो सोशल वर्कर थी। जो महात्मा गांधी, उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह, लोगों को अवेयर करना, बहुत तरह की क्रांति लाना, इवन फ्रीडम के लिए भी फाइट के लिए, वो सब चीज़ें थी उनमें। तो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी जो है वो हमेशा रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती है। हालांकि लोगों के दिमाग में ऐसा लोग मानते हैं कि जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है वो एक तरह की क्या है, डिवाइन पावर है, इसीलिए वो लोग उसको रिलीजन से रिलेट करके चलते हैं। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू मार्क that religion, charismatic authority is not always related with religion, क्योंकि वो कोई भी religious उससे relate करे, that is not important. For example, मैं आपको एक और बहुत अच्छा example इस चीज़ में दे सकती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा IAS की कोचिंग देते हैं डॉक्टर विकास कीर्ति, दिव्य विकास कीर्ति, और खान सर हैं। तो वो किसी रिलीजन को, ऐसा नहीं है कि वो कोई रिलीजन का आप लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, नहीं, वो टीच करते हैं। लेकिन कितने सारे बच्चे हैं जो उनको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल स्किल, और वो स्किल है उनकी टीचिंग। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैरिज्मेटिक अथॉरिटी बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट मैंने जो शुरू में बताया था कि हम बात करेंगे रूटीनाइजेशन अथॉरिटी, रूटीनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। रूटीनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप इसको ना ब्रेक डाउन कर सकते हैं रूटीनाइजेशन को 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज रूटीन प्लस आइजेशन, दैट इज रूटीनाइजेशन। ठीक है, अब कैसे? देखिए, जहाँ भी कहीं भी लग जाए ना शन, आपको पता है ना TION शन होता है, फैशन, वन मोर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरह के जितने भी जिनमें शन यूज होता है, उसका मतलब होता है कि वो है एक तरह का प्रोसेस, यहाँ यानी जहाँ पर किसी भी तरह का प्रोसेस फॉलो हो रहा है। एंड रूटीन मीन्स जो डेली की आपके रूटीन्स हैं, डेली, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डेली हैबिट्स और डेली बेसिस वर्क जो आप रूटीन में करते हैं, उसको बोला जाता है रूटीनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आप एक बात समझिए, रूटीनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, हम रूटीन में जो भी चीज़ें करते हैं, मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, आपका एक पूरे दिन का रूटीन होता है, आप उठते हैं, आप जल्दी जल्दी अपने बच्चों का बैग पैक करते हैं, खुद के लिए भी खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए काम वाम करके देन अगर आप वर्किंग है तो आप अपने वर्क पे चली जाएंगी। फिर आप घर पे आते हैं, फिर से आपको वही चीज़ें मिलती हैं, आपको अपने बच्चों को टीच करना है, उनका होमवर्क कराना है, घर को देखना है, तो ये एक रूटीन होता है। ऐसा आपको फील नहीं होता कि बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि इंसान को एक ब्रेक चाहिए होता है ना? तो वो कि कुछ दिन का मुझे ब्रेक मिले, थोड़ा सा मेरा जो रूटीन है उसमें कुछ चेंज आए। तो अगर कोई भी चीज़ रूटीन में होती चली जाती है वो क्या हो जाती है? तो वो हो जाती है एक तरह से बोरिंग। इसी को बोला जाता है रूटीनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या हुआ था, देखो अब इसमें सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से आप हम समझते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? रूटीनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे महात्मा बुद्ध थे या और भी कोई जिनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं या जिनको लोग बहुत फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक करंट एग्जांपल ले सकते हैं इस चीज़ के लिए, दैट इज श्री रवि शंकर। ये क्या है आप सभी को पता होगा, आर्ट ऑफ लिविंग के मतलब ये आर्ट ऑफ लिविंग इन्हीं का है, यही उसके कर्ता धर्ता हैं, यही उसके हेड हैं, हेड ऑफ द लिविंग ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग अथॉरिटी के। तो श्री रविशंकर क्या करेंगे आप ये सोचिए, क्या, क्योंकि उनके पास एक कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है। आप सभी को पता है ना, लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास एक करिश्मा है। करिश्मा हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास शक्ति है, नहीं, उनके पास एक
स्किल है ऐसा स्पेशल कि लोग उन्हें फॉलो करने पे मजबूर हैं, क्योंकि लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है तभी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो श्री श्री रविशंकर जब उनको ऐसा दिमाग में आएगा कि मेरे बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कौन संभालेगा, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने स्टूडेंट्स को टीच करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं, ताकि उनके बाद उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो हो। इसी को बोला जाता है रूटिनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए, रूटिनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या, यहाँ पर किसी भी तरह की हायरार्की है, यानी हेरिडिटरी से रिलेट करता है नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो करिश्मा रविशंकर जी के पास है, जो अथॉरिटी उनके पास है, जो उनके स्टूडेंट है, ज़रूरी नहीं है वैसा लोग उनके स्टूडेंट को जो बाद में जाके हेड बनेगा ऐसा फील कर पाएँ कि जैसा श्री श्री रविशंकर सिखाते थे वैसा ये लोग तो नहीं सिखा पा रहे हैं। तो ये रूटिनाइजेशन ख़त्म भी हो सकता है। तो इसको बोला जाता है रूटिनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें अथॉरिटी में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज़, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होता है एक, तो फिर क्या होता है, एक होता है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और थर्ड वन इज लीगल अथॉरिटी। अब देखिए, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल क्या है, यानी फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लिख दूंगी यहाँ पे, आपको उसी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट इज राजा का बेटा राजा, दैट इज ट्रेडिशनल, कि राजा का बेटा आगे जाके राजा ही बनेगा। ये थी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यानी जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही थी, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन। इसमें क्या था, जरूरी तो नहीं है ना कि राजा का बेटा उतना लायक है कि वो आगे जाके राजा बन सके, लेकिन ट्रेडिशनल अथॉरिटी में ऐसा ही था। आज भी आप देखेंगे जयपुर राजस्थान, आप जाके देखिए, आज भी वही सिस्टम, वही हायरार्की फॉलो हो रही है कि राजा का जो बेटा है, फिर उनका जो बेटा है, बेटे का बेटा जो है, वही आगे जाके राजा बनते हैं, चाहे उनमें वो उतनी स्किल हो और चाहे ना हो। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। एंड लास्ट वन इज, दैट इज लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी मैंने ऑलरेडी वैसे आप लोगों को पीएम का एग्जाम्पल देके, यानी मोदी जी का एग्जाम्पल देके ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो पावर इनके पास है वो पावर मेरे पास नहीं है। मैं अगर कल को उठकर बोलूँ अब कल से, अब जो 500 के नोट चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, नोबडी फॉलो मी, नोबडी ओबे माय इंस्ट्रक्शंस, मेरे इंस्ट्रक्शंस को कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन अगर कल को पीएम मोदी किसी भी तरह का कोई नया रूल लेकर आते हैं, कोई भी नई अनाउंसमेंट करते हैं, तो एवरीबडी, इसमें क्या आ जाता है, एवरीबडी शुड फॉलो ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस, कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना, एवरीबडी शुड फॉलो। शुड फॉलो का मतलब आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो चांस, आपके पास कोई चांस नहीं है। दैट इज कॉल्ड लीगल अथॉरिटी, यानी आपके पास कोई चांस ही नहीं है, आपके पास लीगल अथॉरिटी है जो आपको गवर्नमेंट ने दी हुई है, पावर प्लस अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी। तो हमारे पास जो अथॉरिटी है वो लीगल नहीं है। सो ये था आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो रिलेट कर रहा था मैक्स वेबर से, उनके ये जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। एंड रूटिनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, वो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर किसी को भी कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई और वे में
टीचिंग अपना इम्प्रूव करना चाहिए। आप लोगों को अगर मेरा तरीका सही लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू लाइक, subscribe and share my YouTube channel, that is Shaping Minds Too. Thank you so much. Bye bye and take care.